गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर 3, जिसमें दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं और आप उस कहानी को सुनिए और समझने का प्रयास करिए कि इस चैप्टर में या इस चीज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या चीज। और अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं तो आपको बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आने वाली है और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे अक्सर समीकरण को लेकर के परेशान रहते हैं, लीनियर क्या है, रैखिक क्या है, रैखिक क्यों है, समीकरण क्या है, ये इसको लेकर परेशान रहते हैं, क्या है ये, बहुत परेशान रहते हैं। आप मेरी कहानी को सुनिए, आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं पूरी इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। इक्वेशंस का ये जो भी चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको कहानी को ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बच्चा अपने मामा के घर गया हुआ है, तो उस बच्चे की मुलाकात उसके मामा के गांव में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, किसी बूढ़े व्यक्ति से होती है। तो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और उससे एक प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? वो बच्चे से पूछता है, ऐसी दो संख्याएं बताओ, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिसको जोड़ने पर 10 हो जाए और घटाने पर 2 हो जाए। ठीक है, बच्चा बूढ़े से पूछता है कि बेटा ऐसी दो संख्याएं बताओ जिसको जोड़ने पर 10 हो जाए और घटाने पर 2 हो जाए। तो बच्चा सोचने लगता है वो क्या जवाब दे। इसी चीज को, इसी प्रश्न को हम लोग बीजगणित में अब हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बच्चे से कितनी संख्याओं के बारे में पूछा? 2 संख्याओं के बारे में पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस प्रश्न पर अलजेब्रा को अप्लाई करेंगे, बीजगणित का इसमें उपयोग करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं माना कि एक संख्या x है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या, सेकंड नंबर दूसरी संख्या y है। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति ने बच्चे से 2 संख्याओं के बारे में पूछा, तो हम लोग क्या किए, 2 संख्याएं कंसीडर कर लिए। एक संख्या मान लेते हैं कि x है और दूसरी संख्या y है। अब ध्यान दीजिए कि बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा जोड़ने पर 10 हो जाए, जोड़ने पर 10 हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 2 संख्याएं हैं इनका योगफल 10 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि हमें ये दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि x प्लस वाई यानी जोड़ने पर इसका परिणाम कितना है, 10 है। एक बात। फिर उसने और क्या कहा कि दोनों संख्याओं को घटाने पर 2 आए, घटाने पर 2 आए। तो यदि x को माना जाए कि ये बड़ी होगी तो घटाने का मतलब कि x माइनस वाई, घटाने पर कितना है, 2 आए। तो हम लोगों ने इस चीज को ऐसे लिख लिया कि ऐसी 2 संख्याएं होनी चाहिए जिनको जोड़ने पर 10 हो, घटाने पर 2 हो। यही तो है इक्वेशन, यही इक्वेशन है, इसी को हम लोग समीकरण बोलते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने बच्चे से प्रश्न पूछा, 2 प्रश्न पूछा, उसने 2 कंडीशन रखे। बच्चे के सामने 2 शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या है कि 2 संख्याओं का योगफल 10 होना चाहिए। तो उस एक प्रश्न से, उस एक शर्त से हमने एक समीकरण बना लिया। दूसरा उसने कहा कि घटाने पर 2 होना चाहिए, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये उसके दूसरे शर्त या दूसरे प्रश्न के अनुसार हुआ।
तो समझे आप, समीकरण क्या है? प्रत्येक समीकरण एक शर्त है, एक प्रश्न है। प्रत्येक समीकरण क्या होता है? एक प्रश्न होता है, एक शर्त होती है। जैसे मैं एक समीकरण लिखूं कि 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6, तो ठीक है, ये तो लिख दिए। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि इसके माध्यम से ये पूछा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं बताओ, ऐसी दो संख्याएं बताओ कि एक का 2 गुना और दूसरे के 3 गुना का योगफल 6 हो जाए। तो ये भी एक प्रश्न है। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको ये चीज माइंडसेट करनी होगी, समझना होगा कि प्रत्येक समीकरण एक प्रश्न होता है, एक शर्त होती है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझते हैं तो इस चैप्टर में आने वाले इबारती प्रश्नों को भली भांति लगा लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आगे की बात को समझते हैं। अब आइए हम लोग आगे का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मिला एक समीकरण x + y = 10, इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो समीकरण आ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। ये एक समीकरण है और मैं अभी बताया कि ये क्या है? प्रत्येक समीकरण एक प्रश्न है। तब हम लोग क्या करेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो उत्तर ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों समीकरणों को हल करना होगा, लेकिन वो बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बाद में करेंगे, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी अगर मौखिक तरीके से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 6 और 4, यदि x की जगह पे 6 लिया जाए और y की जगह पे 4 लिया जाए, तो देखिए जोड़ेंगे तो 6 4 10 और घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2। तो बच्चा बड़ी आसानी से बता देगा कि एक संख्या 6 होगी और दूसरी संख्या 4 होगी। तो x का मान 6 और y का मान 4, ये जो है x = 6 y = 4, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यानी उस प्रश्न का उत्तर है जो बूढ़े व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा। लेकिन गणित की भाषा में हम लोग कहेंगे कि x = 6 और y = 4, इस युगपत समीकरण, ये जो एक जोड़ी समीकरण बन गए हैं, इनका हल है। इनका क्या है? हल है या सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके ज्यामितीय, इस समीकरण के ज्यामितीय अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और रैखिक समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे, क्या क्या चीज है। अब एक चीज देखिए, जब भी आप कोई ऐसा समीकरण बनाएं जिसमें दो चर राशियां हो, जैसे देखिए इस वाले समीकरण में एक चर राशि x है, एक चर राशि y है, दो चर राशियां हैं, इसमें भी दो चर राशियां हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये दो चर वाला समीकरण है, यह भी दो चर वाला समीकरण है। और क्या ध्यान देना है कि x और y, ये जो दोनों चर हैं, इनकी घात क्या है? 1 है। इनकी घात क्या है? 1 है। तो ये दो चर राशि में एक घातीय समीकरण है, यह भी दो चर राशि में एक घातीय समीकरण है। इसी प्रकार बहुत से लिखे जा सकते हैं, जैसे x + y = 1, 2x - y = 6, x = 4y। ये सभी क्या है? क्योंकि दो चर है, घात दोनों जगह 1 है, तो ये सब दो चर राशियों में एक घातीय समीकरण है। अब हम लोग इन दोनों समीकरणों की सहायता से ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि उस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है। जब आप इन दोनों समीकरणों की सहायता से ग्राफ बनाएंगे तो समीकरण का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा बात न करते हुए, तो हम लोग आगे काम करेंगे। ये जो पहला समीकरण है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं। ये जो पहला समीकरण है,
ये जो पहला समीकरण है ये कहता है, अगर केवल इस प्रश्न की बात की जाए, केवल इसकी बात की जाए, तो ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं बताओ जिसका योगफल 10 है। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिसका योगफल 10 है। तो भाई वो तो 9 और 1 भी हो सकता है, 9 1 10, 8 और 2 भी हो सकता है, 7 और 3 भी हो सकता है, 5 और 5 भी हो सकता है, 6 और 4 भी हो सकता है, ठीक है। और 11 और -1 भी हो सकता है, दोनों को आप जोड़ेंगे 10 आएगा। और -2 और 12 भी हो सकता है, दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस समीकरण का या इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं। कितने उत्तर हैं? अनंत उत्तर हैं, अनगिनत उत्तर हैं। अगर हम लोग केवल इस प्रश्न की बात करें कि दो संख्याओं का योगफल 10 है, 10 होना चाहिए, तो दो संख्याएं बताइए, तो एक मैथमेटिशियन इस प्रश्न के अनंत उत्तर दे सकता है, बहुत सारे उत्तर दे सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या क्या मिला? हमें मिला 9,1 और क्या मिला 8,2, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, और क्या मिला 7,3, 5,5, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिले, बहुत से सॉल्यूशन मिले। अच्छा, इसके बाद आइए, यदि केवल हम लोग इस इक्वेशन की बात करें, इस समीकरण की बात करें, तो ये समीकरण भी एक प्रश्न है, और इस प्रश्न में क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 2। तो इसके लिए जरा देखा जाए क्या सॉल्यूशन है। दो संख्याओं का अंतर 2, तो ठीक है, 4 और 2 हो सकता है, देखिए घटाने पर 2 आ जाएगा। 6 और 4 हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है, 7 और 5 हो सकता है, 10 और 8 हो सकता है, ठीक है, 9 और 7 हो सकता है। ऐसे कितने हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक समीकरण का, अगर हम केवल एक समीकरण की बात करें, केवल इसकी बात करें, तो यह एक प्रश्न है, और इस प्रश्न के कितने उत्तर हैं? अनंत उत्तर है। उसी प्रकार से इस प्रश्न के भी कितने उत्तर हैं? अनंत उत्तर है। लेकिन हमें तो ऐसा उत्तर चाहिए जो दोनों शर्तों को संतुष्ट करे, जो इसका भी उत्तर हो और इसका भी उत्तर हो। जैसे देखिए 9 और 1, तो 9 और 1, यदि हम 9 और 1 लेते हैं तो 9 और 1 10, तो 9 1 इसका तो उत्तर है, लेकिन इसका उत्तर नहीं। इसी प्रकार से देखिए 5 और 3, 5 में से यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो 5 और 3 इसका उत्तर है, लेकिन 5 3 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, वो इसका उत्तर नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा आंसर चाहिए जो दोनों प्रश्नों का उत्तर हो, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को संतुष्ट करे। तो ऐसी क्या चीज है हमारे पास? 6,4। क्या है? 6,4। देखिए 6,4, 6 4 10 और 6 से 4 घटाएंगे 2। तो इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर मिला, 6 और 4। तो यही हमारा सही उत्तर है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके तो अनंत हल हैं, इस समीकरण के अनंत हल हैं, या इस प्रश्न के अनंत उत्तर हैं। इसी प्रकार से इस समीकरण के अनंत हल हैं, या इस प्रश्न के अनंत उत्तर हैं। लेकिन दोनों का पूछा जाए कि ऐसा उत्तर बताओ जो दोनों का उत्तर, जो दोनों का सॉल्यूशन हो, जो दोनों प्रश्नों का उत्तर हो, तो ऐसा केवल और केवल एक ही उत्तर हमें मिलेगा। क्या? 6 और 4। अब इस चीज को हम लोग ज्योमेट्रिकली या ज्यामितीय स्तर पर जांच करेंगे कि इसका और क्या अर्थ निकल आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। तो आइए ग्राफ बनाते हैं, हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये +1, ये 0,0 मूल बिंदु, ये ऑरिजिन, ये +1, ये +2, ये +3, +4, +5, यहाँ पीछे आके -1, -2, -3, -4, ठीक है, +1, +2, +3 ऐसे, और ये नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये पहले समीकरण
से हमें ये जो चीजें मिली 9, 1, 8, 2, इसको हम लोग पॉइंट्स मान लेते हैं, बिंदुएं मान लेते हैं, और इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर अर्थात इस ग्राफ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, इसको उस पर रखेंगे। ठीक है, तो 9,1 तो देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करना होगा, इसको और हम लोग क्लोज करके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, इसको और हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं इन बिंदुओं को। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम मानते हैं 1, 2, ये 3 हो गया, 4, 5, ये 6 हो गया। ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, एक एक गैप करके लिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ही। फिर वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12, और ये ऊपर आगे बढ़ता जाएगा। वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये -12। यहाँ नीचे आएंगे तो 1, 2, ये -3, 4, 5, ये -6, 7, 8, ये -9, 10, 11, ये -12। अब इस ग्राफ पे हम लोग इन बिंदुओं को प्लॉट करेंगे या रखेंगे। तो 9,1 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक्स एक्सिस पे 9 डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में हम एक इकाई दूरी लेंगे। तो ये हमें एक पॉइंट मिला 9,1। एक दूसरा पॉइंट लेते हैं इसी का, देखिए 8,2, 8,2, तो ये 8 है, 1 ये 1 हो गया और 2 इसके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये रहा 2, ये थोड़ा सा और नीचे रहेगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 7,3 तो 7,3 ये देखिए हो गया 7,3, ऐसे 7 और ऐसे 3। 5,5 तो ये 5 हो गया, एक्स एक्सिस पे 5 हो गया और वाई एक्सिस पे भी ये 5 हो गया। आप देख पा रहे हैं कुछ चीज, आप देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये जितने भी बिंदुएं हम लोग याद करके इस पे प्लॉट कर रहे हैं, ये सभी बिंदुएं एक ही सीध में आ रही हैं। ठीक है, एक ही सीध में आ रही हैं। तो इस इक्वेशन से दो संख्याओं का योगफल 10 हो तो ऐसी कितनी संख्याएं हमें मिलेगी, अनंत संख्याएं मिलेंगी, यानी हमें अनंत बिंदुएं मिलेंगी। और इन अनंत बिंदुओं को जब हम लोग इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये सभी की सभी बिंदुएं एक ही सीध में आएंगी और जब इनको मिलाया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसीलिए हम लोग इस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने पर हमें क्या प्राप्त होती है, ज्यामितीय रूप से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए ऐसे समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर राशियों में एक घात वाले जो जितने भी समीकरण होते हैं, जब आप उनका ग्राफ बनाएंगे तो वक्र रेखा नहीं बल्कि एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और इसीलिए ऐसे समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये जो है x + y = 10, इसका ज्यामितीय रूप कैसा है, ऐसा है, एक सरल रेखा है। ये बीजगणित है, x + y = 10। जब हमने इसको ज्यामिति में कन्वर्ट किया तो इसका ज्यामितीय रूप हमें कैसा दिखा, एक सरल रेखा दिखी। और एक सरल रेखा पर कितनी बिंदुएं होती हैं, अनंत बिंदुएं होती हैं। तो इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु है, यदि आप उस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं तो उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसमें जो x का वैल्यू होगा और जो भी y का वैल्यू होगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। इस रेखा पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जब आप उनका कोऑर्डिनेट निकाल करके उसके भुज और कोटि मैंटिसा और एब्सिसा दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल 10 होगा। इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस रेखा पर जितनी भी बिंदुएं हैं, अनंत बिंदुएं हैं, इनमें से कोई भी एक बिंदु आप सिलेक्ट कीजिए, उसका कोऑर्डिनेट निकालिए और दोनों को जोड़ेंगे, जब उसके भुज को उसके कोटि को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दूसरा इक्वेशन है x - y
बराबर 2। तो इसके लिए हमने ये पॉइंट्स निकाल के रखा है 4 2। तो देखिए 4 2 कहाँ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 और ऊपर आ गया 2, ये हो गया 4,2, फिर 6 और 4। तो हम लोग निकालेंगे, देखिए 5 हो गया, ये 6 हो गया, 6 और 4 लगभग यहाँ आएगा 6 और 4, 6 और 4, 5 और 3, तो 5 यहाँ है तो 3 लगभग यहाँ होगा, 7 5, तो ये 7 हो गया, 5 लगभग यहाँ होगा, ये 5 हो गया, 10 और 8, तो 10 और 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 10 और 8 यहाँ पे आएगा 100%। और जब इनको मिला करके हम खींचेंगे तो ये सभी बिंदु एक ही सीध में है, तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो वही बात है, क्योंकि यह भी एक सरल रेखा का ही समीकरण है। तो अब इस रेखा पर जितनी भी बिंदुएं हैं उनमें से किसी भी एक बिंदु का निर्देशांक निकाल करके जब आप उनको घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यह भी तो एक रैखिक समीकरण ही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, x - y = 2 का एक ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ तो बना लिए, अब एक चीज देखिए, एक ऐसा बिंदु है जो दोनों लाइन पर विद्यमान है। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है या कटान बिंदु है, यह बिंदु इस लाइन पर भी है और यह बिंदु इस लाइन पर भी है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, वो इसका इस इक्वेशन का भी हल है, इस समीकरण का भी हल है और वो इस समीकरण का भी हल है। और वो बिंदु क्या आया है, देखिए 6,4, 6,4, 6 में 4 जोड़े 10, 6 में 4 घटाए 2। इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या है, 6,4, और यह बिंदु दोनों ही समीकरण में, दोनों ही रेखाओं पर विद्यमान है, ठीक है। तो चूंकि यह दोनों पर विद्यमान है तो यह इस शर्त को भी पूरा करेगा कि जोड़ने पर 10 हो जाए, और इसके शर्त को भी पूरा करेगा कि घटाने पर 2 हो जाए। तो जब भी हम लोग दो रैखिक समीकरण लेते हैं और उसको हल करते हैं तो हल करके हम क्या निकाल रहे होते हैं, हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे होते हैं या निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है 6 और 4, ताकि जोड़ने पर 10 हो जाए और घटाने पर 2 हो जाए, वो कुछ और नहीं, इससे जो रेखा बनी है ये वाली और इस समीकरण से जो रेखा बनी है ये वाली, इन दोनों समीकरणों के प्रतिच्छेद बिंदु का ही निर्देशांक है। और ज्यामितीय रूप से आप समझिए, चूंकि यह बिंदु दोनों ही रेखाओं पर विद्यमान है, अतः यह दोनों प्रश्नों का उत्तर है, दोनों शर्तों को ये पूरा करता है। तो यही है असली राज। इसके बाद अब एक चीज देखिए, चूंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु दोनों ही रेखाओं पर स्थित है। अच्छा, अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कोई भी रैखिक समीकरण जैसे कि ये है या ये है, जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी। और दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु का निर्देशांक ही दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ कॉमन सॉल्यूशन होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। देखिए इसके अनंत सॉल्यूशन है, इसके भी अनंत सॉल्यूशन है, लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों में कॉमन है। ध्यान दीजिए 6,4 और 6,4। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे किसी दूसरी परिस्थिति की, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब तक आपको ये बता दिया गया कि यदि आपके पास दो रैखिक समीकरण हैं तो दोनों रैखिक समीकरणों से दो सरल रेखाएं बनेंगी, ठीक है, दो सरल रेखाएं बनेंगी। अब एक चीज बताइए, एक चीज समझने का प्रयास करिए कि जब हम लोग कार्तीय तल पर दो रेखाएं खींचेंगे तो 3 कंडीशन उत्पन्न होते हैं। एक कंडीशन तो ये उत्पन्न होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दें, तो काटेंगी तो हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, यानी हमें एक ऐसा उत्तर मिलेगा जो दोनों प्रश्नों का उत्तर हो।
या जो दोनों समीकरणों का हल हो। हमें एक ऐसा x का और y का एक ऐसा मान मिलेगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, जो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर हो। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जब हम लोग ग्राफ बनाएं, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो ऐसा हो कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। अब तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। जब काटेंगे नहीं तो हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जैसा कि इस केस में ये कॉमन पॉइंट है, ये इस लाइन पर भी है, ये इस लाइन पर भी है। लेकिन अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जब काटेंगे नहीं तो हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और इस कंडीशन में दो समीकरणों का कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन दिया गया है, हम लोगों को दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, और उन दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाने पर हमें ऐसी दो रेखाएं प्राप्त होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उन दो रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि जब रेखाएं काट ही नहीं रही हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। जब प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है तो कोई वैनिष्ठ हल नहीं मिलेगा। और तीसरा कंडीशन देखिए क्या होता है। तीसरा कंडीशन ऐसा कुछ होगा, ये मान लीजिए हमारा हो गया ग्राफ कार्तीय तल। हम लोगों ने पहले इक्वेशन दो समीकरण दिया गया है, एक समीकरण का ग्राफ बनाए, और मान लीजिए कि ये पहले समीकरण का ग्राफ बना। उसके बाद दूसरे समीकरण से ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो दूसरे समीकरण से जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो इसी पे आ जा रहे हैं, और जब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाया गया तो पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी चढ़ गई। यानी दोनों समीकरणों का जो आलेख है